मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गया गाइडेंस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर कुमारी मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले कई कक्षाओं से आप बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते आ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है आप पढ़ते आए हैं, उसको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हम पढ़े। आज उसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, दैट इज एंजाइम। एंजाइम को बच्चों एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट माने ऐसा एलिमेंट, ऐसा पदार्थ या ऐसा समूह जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको वो इनहांस कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो जब हम बायो के परिप्रेक्ष्य में इसे पढ़ रहे हैं, बायो के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। क्योंकि ये हमारे शरीर में होने वाली जो रिएक्शंस है उनको वो इनहांस करता है, उत्प्रेरक प्रदान करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। अब ये बच्चों बायो से रिलेटेड है, इसका मतलब कि ये ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि आपको पता है कि बायो में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो H, N, C और O, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एंजाइम्स क्या है? वैसे कॉम्प्लेक्स है, वैसे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक है और वो बायो कैटलिस्ट है। अब इसको हम इस तरह से, जो डायरेक्शन इधर से गया था वो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स दैट आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मीन्स शरीर में और या किसी भी जीव के शरीर में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं को जो इनहांस करता है, उसकी स्पीड अप कर देता है, उसे हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंजाइम्स क्या है। हम अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं हमारा स्लाइड क्या कहता है। ये चीज आप बच्चे यहाँ देख रहे हैं। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट, इनहांस का एक और शब्द होता है एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। आपने पढ़ा है फिजिक्स में, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, उसको बढ़ा देना। द फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो था डिस्कवर किया गया दैट इज जाइमेज, और वो बुचनर ने किया था, जो कि यहाँ आर आ गया है, बुचनर ने किया था। तो वो जो उन्होंने डिस्कवर किया था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, अलग से कुछ नहीं था कि दिस इज एन एंजाइम। और ये बहुत पहले की बात है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, रिसर्च अभी स्टार्ट ही हुआ था इस फील्ड में, तो उन्होंने इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट इंडिविजुअल एंजाइम इज अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज वो एंजाइम होता है जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। आपको पता है कि हमारे मुंह में सलाइवा होता है, उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं दैट इज द सैलिवरी एमाइलेज। एंड द टर्म, इसको हम एंजाइम कहेंगे, ये कोहने ने कहा था। आप यहाँ बच्चों नीचे देखें, ये तस्वीर ये कोहने की है, फ्रेडरिक विल्मे कोहने। द टर्म was coined by Frederick Wilhelm Kohne. It is a biological catalyst that previously called ferments. फर्मेंट ने फर्मेंटेशन आप जानते हैं बच्चों, किसी चीज को जब हम खमीर उठाते हैं, आपने पढ़ा है कि हम जैसे हम घर में डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, या आप घर में रोटियां बनाने के लिए आटा को गूंथ के छोड़ देते हैं और उसको 2-4 घंटे के बाद आप जाएं तो उसे आप ऐसे उठाएं तो वो फदफदाने लगता है, उसमें से एक स्मेल भी आने लगती है, तो वो क्या हो गया? फर्मेंट हो गया। मीन्स उसके अंदर रिएक्शंस होने शुरू हो गए। और इसका सबसे बड़ा जो कॉज है, जो इसके पीछे का जो वेक्टर है, किसके कारण ये हुआ? ये ईस्ट के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? ईस्ट के कारण से ही हम वो शराब बनाते हैं। ये जो खमीर उठाते या ब्रेड आप जो खाते हैं, पाव ब्रेड जिसको हम कहते हैं, काफी पफी होता है, फूला फूला होता है, क्योंकि हम आटे के साथ उसको मिला देते हैं और वो उसमें क्या करता है, उसके साथ रिएक्शंस करके उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ा देता है। तो वो फर्मेंट
सबसे पहले इसको कहा जाता था क्योंकि वो भी रिएक्शंस को फर्मेंट कर देता था, उसकी अमाउंट को बढ़ा देता था। अब समझ रहे हैं, एक्सेलरेट की जगह फर्मेंट शब्द यूज किया जाता था। द एंजाइम को फिर ईएन का मतलब जी, एंजाइम मींस जी, ये क्या है जो वर्ड है वो उसको लिटरली मिला करके इन ईस्ट में फर्मेंटेशन होता था उस समय, जिसके कारण इसे ईस्ट के थ्रू पाया गया, तो इसका नाम पहले फर्मेंट किया गया और बाद में उसे एंजाइम कह दिया गया। बिकॉज ऑफ मोस्ट रिकग्नाइजेबल रिएक्शन पॉपुलर नोन एज अल्कोहल फर्मेंटेशन बाय जाइमेज एंड जाइमेज। जाइमेज में ही पहले फर्मेंटेशन होता था अल्कोहल बनाने के लिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। किसी भी एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले एंजाइम का नेचर हम देखते हैं, उसका नेचर क्या होता है। तो बच्चों आप जानते हैं, प्रोटीन आपने पढ़ा है कि प्रोटीन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाड्रेटरी प्रोटीन। जो टर्शियरी प्रोटीन आपने पढ़ा था बच्चों, उसमें आपको याद होगा कि वो प्रोटीन के 3 स्ट्रैंड मिल करके बनते हैं, और जब वो आपस में जब वो ट्विस्ट हो रहे होते हैं तो उनके बीच में एक गैप जैसा कुछ होता है, गैप बना हुआ होता है। इस गैप के को ही, और जिस प्रोटीन में ये गैप्स होते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। ये बात यहाँ बताई जा रही है कि उसका नेचर कैसा, वो देखने में कैसा है। तो प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन हैविंग 3D स्ट्रक्चर होता है। इनकी स्पेसिफिसिटी, इनका दूसरा प्रॉपर्टी है, इसकी दूसरी क्वालिटी स्पेसिफिसिटी माने खास, यानी हम आपके लिए खास हैं, आप हमारे लिए खास हैं। जैसे जब आप पढ़ते हैं ट्रिकोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो ट्रिकोनोमेट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे ही आप साइन कॉस थीटा, आप एंगल की बात नहीं करते, 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल की बात बाद में करते, लेकिन उससे पहले आप जो फिक्स साइंस है जैसे साइन कॉस थीटा कोसेक थीटा, तो आप ट्रिकोनोमेट्री का सीधा संबंध इन रेशियो से है, और उस एंगल का भी एक रेशियो है 1/2, 1√2 होता है ना। 30 डिग्री साइन थीटा का कितना वैल्यू होता है, तो वो उसके परिप्रेक्ष्य में होता है, उसके लिए वो होता है। अब जैसे ही हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सीधे हम कहते हैं कि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है या माइक्रोब को पढ़ना है तो किस से पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप से पढ़ेंगे। मीन्स स्पेसिफिसिटी उसके लिए ही वो है। जैसे एंजाइम है वन और मोर एक्टिव साइट दैट द सबस्ट्रेट अटैच। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन में जो गैप होते हैं, खांचे होते हैं, तो उन खांचों का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें एक खास सबस्ट्रेट नहीं आकर के जुड़ेगा, कोई दूसरा सबस्ट्रेट आकर उससे मिल जाए वो नहीं हो पाएगा। या फिर आप इसको और ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप 11th में एडमिशन लिए तो आपने देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सबके साथ चलेगा, लेकिन बायोलॉजी वाले के साथ मैथ नहीं चलेगा। कि चलेगा, बायो के साथ मैथ चलेगा लेकिन मैथ के साथ बायोलॉजी नहीं चलेगा, तो उसकी स्पेसिफिसिटी हो गई। आई होप कि आप स्पेसिफिसिटी को समझ रहे हैं। थर्ड इज द रीयूजेबल, यानी आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे जब एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट अटैच होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अभी आपने जाना कि केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एंजाइम काम करता है। तो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है, यह भी आप आगे स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे, जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो प्रोडक्ट यहाँ गया, प्रोडक्ट को उसे छोड़ दिया और एंजाइम फ्री हो गया। ये एक बिल्कुल ऐसे है कि आप साइकिल, आपके पास 5 बोरे सामान है, उसको आपको लाना है, तो आप क्या करते हैं, एक ही साइकिल है, गए घर से सामान उठाए, दूसरी जगह छोड़े, फिर उसी साइकिल को ले जा करके फिर से सामान उठाए, फिर लाकर छोड़े। साइकिल तो एक ही रही, लेकिन आपने 5 बोरे सामान को यहाँ से वहां स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो सेम यहाँ है, एक ही एंजाइम के साथ बहुत सारे सबस्ट्रेट अटैच होकर करके बहुत सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? वो नेक्स्ट यूज के लिए आ सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, केमिकल नेचर। केमिकल नेचर क्या होता है कि एंजाइम ओनली एक्सेलरेट द रिएक्शन, वो शुरू नहीं करता। जैसे आप क्या करते हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, आराम से साइकिल लिंक करके जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है जल्दी चलो, वहां स्कूल में रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है, आप अपनी स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि केवल रिजल्ट का नाम सुन के आप तेजी से चला लेते हैं, नहीं, आप आराम से घर से निकले स्कूल के लिए,
तो वो आपकी स्पीड है। लेकिन जैसे ही एक सम इंफॉर्मेशन, एक बहुत मजेदार आपको उत्साह देने वाली सूचना मिलती है, आप अपने स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम भी बिल्कुल बच्चों वैसे ही काम करता है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, उसको शुरू नहीं करता है। नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एंजाइम का इफिशिएंट, किसी की कैपेसिटी कितनी है, जैसे एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी है कि 1 घंटे में वो मैथ के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर करके एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय लेता है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम की वो खासियत होती है, और हर एंजाइम के साथ ये चीज अलग अलग होता है। अब बच्चों इसी के साथ इसमें आप देखिए कि फास्टेस्ट एंजाइम यानी कौन है एंजाइम जो फटाफट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है, दैट इज द कार्बोनिक एमाइलेज। और सबसे स्लो काम करने वाला राइबोज एंजाइम है जो हमारे ब्लड में होता है। हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम कितने तरह के हो सकते हैं, तो आप देख रहे हैं सबसे पहला सिंपल एंजाइम, बिल्कुल सिंपल यानी सिंपल प्रोटीन स्ट्रैंड है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। दूसरा कॉन्जुगेटेड एंजाइम, बच्चों मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। चूंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन पूरे एंजाइम जो है वो प्रोटीन नहीं होंगे। इस पर ये क्वेश्चन आता है, तो कहता है कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है मिलना, दो चीजों का आपस में मिलना। तो जब कॉन्जुगेटेड एंजाइम है यानी उसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो इसको हम होलोजाइम भी कहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज होलोजाइम, तो आप उसमें कॉन्जुगेटेड एंजाइम को टिक करेंगे, ना कि सिंपल एंजाइम को, या उसमें आ जाए कि सबस्ट्रेट एंजाइम, या आ जाए कि ऑल ऑफ दीज, तो उसको हम नहीं करेंगे, हम उसमें होलोजाइम को ही टिक करेंगे। अब ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ये भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे एक है पहला एपो एंजाइम, यानी जो प्रोटीनियस पार्ट है उसको हम कहते हैं ओपो एंजाइम, और दूसरा जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसको हम कहेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको थोड़ा सा और भी पढ़ना है। यहाँ कोफैक्टर जो है वो भी कई तरीके के हो सकते हैं, पहला ऑर्गेनिक ग्रुप और दूसरा इनऑर्गेनिक ग्रुप। ऑर्गेनिक ग्रुप क्या होता है, जो हाईली बाइंड, बहुत जैसे प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच है तो बहुत टाइटली जब वो बंधा हुआ है तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो लूजली बंधा हुआ है तो उसको कहते हैं कोएंजाइम। कोफैक्टर और कोएंजाइम में अंतर है, ये लूजली बाइंड होते हैं प्रोटीन के साथ। दूसरा इनऑर्गेनिक ग्रुप, अगर प्रोटीन के साथ इनऑर्गेनिक ग्रुप यानी मेटल्स जुड़े हुए हैं, आप पता है पढ़े हैं मेटल्स क्या क्या होते हैं, तो मेटल्स जब जुड़े होते हैं तो वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे मेटल एक्टिवेटर, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में है और कैल्शियम जो है वो सैलिवरी एमाइलेज में है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आखिर आपने इतना जो एंजाइम के बारे में सुन रहे हैं आप या स्लाइड्स को देख रहे हैं, तो एंजाइम काम आखिर कैसे करते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि एंजाइम की एक स्पेसिफिसिटी होती है, उसके साथ वही चीज जैसे बायो के साथ मैथ आ सकता है लेकिन मैथ के साथ बायो नहीं आ सकता। दिस एफिशिएंसी जो स्पेसिफिसिटी है उसको हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड की ओर भी चलेंगे। तो ये 2 तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर करके काम करता है, तो उसे हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला लॉक एंड की मेथड, अब थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं यहाँ पे। दूसरा इंड्यूस्ड एंड फिट थ्योरी। लॉक एंड की मेथड बच्चों ये बताता है कि किसी एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट का अटैचमेंट होगा तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, पार्टिकुलर होगा। जैसे आप घर में ताले को देखते हैं, आप इसी से समझे लॉक, ताला, आपके पास बहुत सारे चाबी भी होंगे, लेकिन हर ताले के साथ हर चाबी फिट होती है, नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसकी बनावट इस तरह से होती है कि उसमें वो चाबी फिक्स हो। ओके, अब चाहे कि दूसरे ताले की दूसरी चाबी के साथ हम सेट करके ताले को खोल लें और अपना काम कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। यही बात आपका पहला स्लाइड बता रहा था कि एंजाइम जो होते हैं उनका नेचर कि उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा थ्योरी जो दिया गया वो है इंड्यूस्ड एंड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड एंड फिट थ्योरी ये कहता है कि किसी भी एंजाइम के साथ कोई भी सबस्ट्रेट आकर के जुड़ सकता है, लेकिन
वो तभी रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, बढ़ाएगा, जब वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये सबस्ट्रैट हमारे साथ काम कर सकता है। ओके, अब आप यहाँ देखें, फिशर ने दिया था लॉक एंड की थ्योरी। आप ये देखें कि यहाँ ये एंजाइम है। सबसे पहले आप डायग्राम को ही बच्चों देखें, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रैट है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ ये एंजाइम का जो आप शेप देख रहे हैं बच्चों, और सबस्ट्रैट का जो शेप देख रहे हैं, वो देखिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, पूरा करना। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो यहाँ जो सबस्ट्रैट का जो पार्ट है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, 90 डिग्री का ही एंगल बना हुआ। आप देखें, दूसरा ये जो नीचे का जो पोर्शन वो सर्किल में है, तो जो सबस्ट्रैट का भी जो पोर्शन है वो भी सर्किल में है। और आप यहाँ रिएक्शन में देखें, ये एंजाइम और सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स ये बिल्कुल एक दूसरे में फिट हो गए, बिल्कुल चाबी और ताले की तरह फिट हो गए हैं। अब यहाँ जो ये थोड़ा सा बोर्ड पर चल के देखें इसको और अच्छे से, suppose this is an enzyme, E for enzyme, ओके। यहाँ सबस्ट्रैट है, तो ये सबस्ट्रैट ऐसे भी हो सकता है, सबस्ट्रैट। अब ये एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रैट अटैच होगा, तो आप यहाँ देखें जो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे। यहाँ पे आपका ये आकर सेट कर जाएगा। ये आपने इसमें सेट कर लिया, इसको हम एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। रिएक्शन के बाद आप देखिए यहाँ क्या होगा, ये एंजाइम यहाँ फ्री हो गया, और ये सबस्ट्रैट भी जो था वो यहाँ से ये फ्री होकर के निकल गया। ये एंजाइम हो गया, और अब इसमें सबस्ट्रैट न कर करके इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये एंजाइम फ्री हो गया, जिसको कि आपने पढ़ा था कि एंजाइम जो होता है वो कम मात्रा में यानी लेस नंबर में भी है तो भी हमारा काम आसानी से हो सकता है। एक एंजाइम कई सारे सबस्ट्रैट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। सबस्ट्रैट यहाँ जो था वो अब यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये आगे अपना काम करेगा। नाउ एंजाइम इज फ्री, अब इसके साथ कोई दूसरा सबस्ट्रैट अटैच होगा, और ये सबस्ट्रैट फिर अटैच होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजाइम फ्री हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं बच्चों। तो अब हम आगे अब स्लाइड की ओर चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। यही बात जैसे अगर अब क्वेश्चन आता है कि आप फिशर की लॉक एंड की मॉडल को लिखें, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं कि दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1898, और ये क्या कहता है, कहता है कि यूनियन बिटवीन सबस्ट्रैट एंड एंजाइम टेक्स प्लेस एट एक्टिव साइट। एक्टिव साइट यानी एंजाइम का वो पार्ट, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखें या आपने ब्लैक बोर्ड पर भी देखा कि हर जगह सबस्ट्रैट अटैच नहीं हो रहा है, वहां पर एक स्पेसिफिक साइट है। जैसे हर ताले के साथ चाबी कहीं पे भी हम नहीं लगा सकते, उसका एक स्पेशल पॉइंट होता है, वहीं पर जाकर के वो एक्टिव साइट जो होता है वो फिट होता है, और उसको हम लॉक एंड की अपनी समझ के लिए हमने इसको नाम दे दिया है, और उससे एंजाइम जो होता है वो एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिशर की लॉक एंड की थ्योरी का एक और ये आइडिया है कि दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फिट, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं, चाहे वो सबस्ट्रैट के हो या जो एंजाइम के हो, वो आपस में इंटरलॉक करते हैं, एक दूसरे के साथ वो अटैच हो जाते हैं। उसके लिए हमें अलग से कहीं कुछ और रिएक्शंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
द एंजाइम सबस्ट्रेट यूनियन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इससे जो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बच्चों जब एंजाइम का जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो एक तो हमने पढ़ा लॉक एंड की मॉडल, दूसरा है इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड का मतलब हो गया कि हमने सबस्ट्रेट को इंड्यूस किया, सबस्ट्रेट हमारे पास आकर अटैच हो गया, लेकिन अचानक से वहां पर रिएक्शन एक्सेलरेट नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, इंड्यूस करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कंफर्मेशन करेंगे, तभी वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा। कैसे करेगा, इसको थोड़ा सा और आगे ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। या आप यहाँ भी देखें पोलैंड का इंड्यूस एंड फिट थ्योरी, यहाँ भी सबस्ट्रेट का कुछ कुछ जो शेप है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के जैसा ही। आप देखें यहाँ से ये कटा हुआ है तो यहाँ पर भी ये कटा हुआ है, जिससे कि वो आकर उसमें आराम से फिट हो जाए। तो थोड़ा सा हम इसको ब्लैक बोर्ड पर भी समझ लें, क्योंकि ये डायग्राम ऊपर क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो आइए बोर्ड पर देखें। इंड्यूस एंड फिट मॉडल कहता है कि जैसे ये एक एंजाइम है, और ये उसके एक्टिव साइट्स हैं। ओके, ये ई फॉर एंजाइम, एंजाइम जो उसके एक्टिव साइट्स हैं, और ये सबस्ट्रेट है। थोड़ा सा हम इसको अलग शेप दे दें। ये सबस्ट्रेट। ओके, अब यहाँ भी क्या होगा बच्चों, आपने पिछला लॉक एंड की मॉडल में देखा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हमारा अगला स्टेप होगा एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना। तो ये सबस्ट्रेट आपको वहां अटैच हो गया, ये फिट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं फिट हो रहा। रिएक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एंजाइम के साथ और सबस्ट्रेट जब अटैच होता है तो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ अटैच होता है, एंजाइम जो होता है वो इंडिकेशन देता है, इंड्यूस करता है कंफर्मेशन के लिए कि हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट आकर के हमारी कुछ साइट पे अटैच हुए हैं। अब जैसे ही ये कंफर्मेशन होगा तो आप देखें कि एंजाइम जो है वो अपने आप में चेंज ले आएगा। कैसे लाएगा, और इस तरह से आप देखिए कि ये जो टी शेप का सबस्ट्रेट था वो यहाँ फिट हो गया है, और ये जो इस तरह से रेक्टेंगुलर था वो यहाँ फिट हो गया। और एंजाइम ने क्या किया, अपने आप को कंफर्म करके रोटेट कर दिया। ये एंजाइम है तो क्या हो गया, इस तरह से मूव कर गया, रोटेट कर गया, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। तो ये इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल थ्योरी थी कि कहीं पर कोई भी एंजाइम के साथ किसी भी साइट पे, ठीक है वो एक्टिव साइट है एंजाइम का, वहां पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा, अचानक से रिएक्शन का एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहां पे वो कंफर्म करेगा कि दिस सबस्ट्रेट कैन बी चेंज्ड इनटू द प्रोडक्ट। ये एंजाइम जो कंफर्म करेगा, फिर एंजाइम कुछ भी वर्क करना है वो अपने आप में चेंज लाएगा, और तब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके बाद एंजाइम तो फ्री हो जाएगा ही, थोड़ा सा अच्छे से बनाए तो ड्राइंग अच्छा नहीं बन रहा है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारा प्रोडक्ट एंजाइम इज फ्री नाउ, जैसा कि पहले भी हुआ था लॉक एंड की थ्योरी में भी हुआ था कि एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक है,
आई होप कि आपको इंड्यूस्ड एंड फीड थ्योरी मॉडल और लॉक एंड की जो मॉडल है एंजाइम क्या मैकेनिज्म का, उसमें अंतर समझ में आया होगा। अंतर बच्चों केवल ये है कि लॉक एंड की कहता है कि स्पेसिफिक साइट पर सबस्ट्रेट जाकर अटैच होता है और अपने काम को करता है, जबकि इंड्यूस्ड एंड फीड थ्योरी ये कहता है कि वहां पर कन्फर्मेशन पहले होता है, इसके बाद ही रिएक्शन का एक्सेलरेशन होता है। ओके, फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे बताएं, जिससे कि मैं इसको और क्लियर कर सकूं। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है कहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के रिएक्शन को, एंजाइम की जो एक्सेलरेशन जो स्पीड है उसको कैसे उसको अफेक्ट करते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान जब एंजाइम काम करता है तो टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे कि 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर हमारे बॉडी के एंजाइम रिएक्शन के लिए फिट माना गया है, ऑप्टिमल माना गया है। इस दौरान एंजाइम जो होता है अपने फुल स्पीड में काम करता है। आप 20 से जैसे ही नीचे लाते हैं या 30 से जैसे ही नीचे लाते हैं, 30 से ऊपर जाता है, सॉरी 20 से जैसे ही नीचे टेम्परेचर आता है या 30 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, एंजाइम का रिएक्शन बिल्कुल नगण्य हो जाता है। नेक्स्ट इज द पीएच। पीएच क्या होगी, उसको हम एच आयन कंसेंट्रेशन कहते हैं। अधिक पीएच में भी हमारा एंजाइम जो है वो काम नहीं करता। जैसे आपको पता है बच्चों की पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, वो हमारे स्टमक में होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम खाना खाते हैं उसमें अगर भोजन में हमारे प्रोटीन नहीं है, जैसे दाल इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर दाल नहीं है तो उस दौरान जो एंजाइम पेप्सिन है वो हमारे पेट में बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, इनएक्टिव साइड में रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर हमारे खाने में दाल रहता या प्रोटीनियस समथिंग पनीर रहता, तो जैसे ही भोजन हमारे स्टमक में पहुंचता है पेप्सिनोजेन अपने आप एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे प्रोटीन का पाचन करना होता है। प्रोटीन का पाचन जैसे ही खत्म होता है तो हमारा भोजन जो स्टमक से सीधे इंटेस्टाइन में जब पहुंच जाता है तो पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो गया। तो उस समय हमारे पे जो इसी तरह से ट्रिप्सिन जो है वो फैट का पाचन करता है, तो वो इंटेस्टाइन में होता है, तो वहां पर वो पीएच कंसंट्रेशन में काम करता है 1.3 से 1.8। ये कितना हाईली एसिडिक फॉर्म है हमारे स्टमक का, तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आपको पता है। तो उस उस कंसंट्रेशन में भी जो एसिडिक है या बेसिक है एंजाइम जो है वो काम करता है। तीसरा कहता है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और इनहिबिटर, इसको हम लोग अगले स्लाइड में और अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, मैंने इसको ग्राफ से दिखाने की कोशिश की है कि मोस्टली ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एंजाइम वो 37 डिग्री तक जाते जाते काम नहीं करता, ऑप्टिमम यानी कि इतना तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा घटना बढ़ना वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो वो 20 से 30 मानी गई। आप यहाँ देखें बच्चों, ये डायग्राम कहता है कि अगर हम एंजाइम की एक्टिविटी को एक तरफ रखें एक्स में और वाई में टेम्परेचर को रखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक का दिया हुआ है। तो अब देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखिए 10, 20, 30 से आगे की ओर बढ़ रहा है, एंजाइम का जो एक्टिविटी है उसकी एक्सेलरेशन स्पीड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक ऊंचाई पे जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए। टेम्परेचर चूंकि लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो कम रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगर ये 40 डिग्री जो है, हालांकि इसमें 40 दिया गया है लेकिन 20 से 30 ही मैक्सिमम माना गया है। आप यहाँ से देखें तो ये 30 पे ही आकर के लगभग लगेगा, तो ये ऑप्टिमल टेम्परेचर हुआ। इस स्पीड पर एंजाइम जो है वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। नेक्स्ट इज द पीएच, जो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इसमें भी बच्चों कहता है कि एसिडिटी और बेसिक का बता रहा है कि अगर एंजाइम की हम एक्टिविटी को देखें तो हाईएस्ट पीएच, इधर हम आपको पता है कि 0 से इधर जाइए तो एसिड और इधर 7 से ऊपर जाइए तो बेसिक होता है। तो जैसे जैसे उसका रेट है वो क्या होता है, हाई पीएच यानी एक
फिक्स एवरेज पीएच पर ही वो काम करता है, उससे आप ज्यादा पीएच रखें या कम पीएच रखें वो इनएक्टिव हो जाता है, वो अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। तीसरा कहता है बच्चों सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ये कहता है कि अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद वो जाकर करके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ना तो वो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसी को फिर हम मिशेल कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं या मिशेल हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। जैसे देखिए मिशेल और मेंटन का जो हाइपोथेसिस था वो ये कहता है कि एंजाइम जो होता है वो इनवर्ट प्रोपोज थ्योरी, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशन। कौन कौन सा हमने थ्योरी लिया कि अगर हम न्यूमेरिकली सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को हम वर्ड में लिखें तो केम क्या हुआ, मैक्सिमम उसका कंसंट्रेशन हुआ, सबस्ट्रेट इज गिव हाफ ऑफ द न्यूमेरिक मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वी मैक्स में, इसको यहाँ बोर्ड पे बताना पड़ेगा। द मैक्सिमम रेट reveals the turnover number of the enzyme, the number of substrate molecule being catalyzed per second. This can varies considerable from 10 to the isozyme of 6000 in case of the carbonic anhydride. अब देखिए इनहिबिटर का क्या मतलब होता है, मीन्स इनहिबिट करना, किसी भी रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करना, उसमें रोक लगाना, ये इनहिबिटर का काम होता है। एंजाइम के केस में ये इनहिबिटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे आप यहाँ देखें बच्चों स्लाइड में, इनहिबिटर 3 तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और फीडबैक इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जैसे सबस्ट्रेट के साथ और सारे प्रोडक्ट्स भी रिएक्शंस में मौजूद होते हैं, वो सोचते हैं कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ना जुड़ कर करके इनहिबिटर जुड़े। तो ऐसे में क्या होता है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं मैं एंजाइम के साथ अटैच होऊंगा, सबस्ट्रेट सोचते हैं मैं एंजाइम के साथ अटैच होऊंगा। तो उस दौरान उनके बीच में कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन को आप यहाँ देखें और थोड़ा सा बोर्ड पर भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ देखें, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों और ये इनहिबिटर, ये बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जब लॉक एंड की थ्योरी के हिसाब से जब सबस्ट्रेट यहाँ अटैच हो रहा है तो यहाँ तो प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होगा, लेकिन इनहिबिटर के होने से वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं, तो वो तो रिएक्शन बेकार चला जाएगा। और वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ काम करके प्रोडक्ट बनाता तो उसको भी उसने अटका के रखा, काम नहीं करने दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये एंजाइम ऐसे ही फ्री हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पर और देख लें। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के शेप में कहीं कोई अंतर नहीं दिख रहा है, दे बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन शेप। तो यहाँ पर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन हो रहा है। अब इनमें से कोई एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, तो लेट्स यहाँ एंजाइम कॉम्प्लेक्स और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम यहाँ। अगर यह सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, इस फॉर सबस्ट्रेट, तो यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर नहीं तो फिर अगर यहाँ इनहिबिटर
इनहिबिटर बैठा हुआ है, तो फिर ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्या किया, इसने इसको इनहिबिट कर दिया, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने से रोक दिया। इससे क्या हो गया, जो स्पीड था, एक्सेलरेशन था रिएक्शन का, क्या हो गया, लो हो गया। हालांकि कुछ एंजाइम जो सब्सट्रेट के साथ अटैच हुए होंगे वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन कम समय में जितने टाइम में प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था वो टाइम तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि एंजाइम तो यहाँ हो गए। तो ये अच्छा, साथ ही कुछ जो इनहिबिटर होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उनका अमाउंट भी बहुत कम होता है। तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है फीडबैक इनहिबिटर। फीडबैक इनहिबिटर क्या कहता है कि यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट में का फॉर्मेशन होता है ये खुद ही फीडबैक देता है। जैसे ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हम करते हैं तो यहाँ वो जो वो एनर्जी के साथ हमें एडीपी देता है। अगर 100 ग्लूकोज बनने थे प्रोडक्ट में तो 100 तो बन गए, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन जो है वो रुकने नहीं जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, अगला रिएक्शन लगातार होते जा रहा है। उसमें अगर 100 से 101 जब हो जाते हैं तो ये जो ग्लूकोज जो प्रोडक्ट है वो अपने आप यहाँ इंडिकेशन भेजता है कि हमारा जितना काम का था उतना ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिटर। ये इनहिबिटर ही यहाँ इंफॉर्मेशन देता है कि नाउ वी कैन स्टॉप द रिएक्शन। ओके, तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन। 7 तरीके से हम एंजाइम को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेजेस और ट्रांसलोकेजेस। ये 7 तरीके से हम एंजाइम को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी नाम देना, उनको हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम का जब नाम देते हैं तो उसके साथ एक सफिक्स यूज करते हैं, एज। जैसे आपने सुना रिडक्टेज, जाइमेज। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, और उसी के हिसाब से आज हम जो भी एंजाइम की खोज की जा रही है उनको हम नाम दे रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर EC denotes the enzyme commission and the number of enzyme is called the enzyme commission। आप यहाँ देखें इसको EC यानी एंजाइम कमीशन कर दिया गया है। जैसे नंबर 1 पे है ऑक्सीडोरिडक्टेज, 2 पे है सब क्लास एक्ट ऑन द एल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप ऑफ डोनर, तीसरा जो है ऑक्सीजन एंजाइम एक्सेप्टर, और चौथा जो है वो क्लासिफाइड इनटू दिस सब क्लास। इस तरीके से हम 1 2 3 4 कर करके एंजाइम को नाम देने की एक नए तरीकों को हमने व्यवस्थित किया है। बच्चों, आज इसी के साथ आपका एंजाइम क्लास कंक्लूड होता है। आई होप कि आपने बायोमॉलिक्यूल्स के पूरे क्लास को कवर किया होगा, वीडियो को देखा होगा, और मैंने इस क्लास को, इस चैप्टर को काफी अच्छे से आपके लिए आसान बनाने की कोशिश की है। आप उसे समझे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई टर्म या कोई भी टॉपिक्स जो समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। बच्चों, आई होप कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।